जय शंकर महादेव। So guys, we are finally at Chandratal Lake. नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा सफर शुरू हो रहा है मंडी जिले से। सुबह के 5 बजे हैं। हम जा रहे हैं चंद्रताल की ओर। चलिए चलकर देखते हैं यह यात्रा कितनी रोमांचक होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 5:55 एंड मैं पहुंच गया हूं हनुगी के पास। एंड यहां से आगे मैं जाने वाला हूं आज चंद्रताल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। दोस्तों, हम अब एक टनल में हैं, जहां गाड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही हैं। जैसे ही टनल खत्म होती है, मैंने एक शिव मंदिर देखा और सोचा कि क्यों न महादेव से आशीर्वाद लिया जाए। आशा है महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और चंद्रताल की ओर अपने सफर को जारी रखते हैं। हेलो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ बचौरा के पास और टाइम हो रहा है शायद 6:30 एंड सनराइज भी होने वाला है। सो स्टेडियम दोस्तों, हम मनाली की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों का नजारा बहुत ही शानदार है। सूर्योदय भी अब होने वाला है और उसके साथ ये पहाड़ और भी रोशन हो रहे हैं। इन अद्भुत पहाड़ों के बीच यात्रा करना सच में एक जादुई अनुभव है। मेरी योजना है कि मैं मनाली पहुंचने पर कुछ खाने के लिए रुकूं, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। और थोड़ी ही देर बाद मैं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट मनाली के करीब। एंड वहां पर मिल जाता है मुझे बकरियों का एक काफ़ी बड़ा झुंड, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया था वहां पर। और इतने में एक टैक्सी वाला भाई शायद ज़्यादा ही लेट हो रहा था, तो वो प्रेफर करता है बकरियों को ठोकर मारते हुए जाना। आखिरकार हम मनाली के मशहूर मॉल रोड पर पहुंच गए हैं। इस जगह की हलचल और रौनक दिल को खुश कर देती है। अब हम यहाँ एक अच्छी जगह तलाश कर रहे हैं जहाँ नाश्ता कर सकें, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा और सफर ने भूख बढ़ा दी है। इसके साथ ही मुझे एक पावर बैंक भी चाहिए, ताकि हमारे सफर के दौरान फोन और कैमरे की बैटरी हमेशा चार्ज रहे। तो चलिए देखते हैं मनाली मॉल रोड पर क्या क्या मिलता है। हम मनाली थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं और यहाँ की ज्यादातर दुकानें अभी बंद हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यहीं इंतजार करने के बजाय आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ नाश्ता किया जा सके। थोड़ा सा आगे आने पे मुझे फ्यूल पंप भी दिख जाता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी बाइक का टैंक यहीं फुल कर लूँ और उसके बाद ही आगे जाऊँ, क्योंकि इसके बाद काफ़ी कम चांसेस है फ्यूल पंप मिलने के। फ्यूल भरवाने के बाद मैंने फिर से सफर जारी किया और जादुई और भव्य पहाड़ों के बीच चलते हुए मुझे एक बेहतरीन जगह मिली जहां मैं नाश्ता कर सकता था और थोड़ी देर आराम भी कर सकता था। पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत माहौल के बीच ये जगह वाकई परफेक्ट थी कुछ समय बिताने के लिए। परांठा और चाय का मजा लेने के बाद मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। खूबसूरत पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए सफर वाकई शानदार था। इस यात्रा के हर मोड़ पर प्रकृति का अनोखा सौंदर्य देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में मैं अटल टनल पहुंच गया, जो अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और सुंदरता के लिए जाना जाता है।
टनल से गुजरते हुए मैं इसके दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां से अब मैं स्पीति वैली के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। टनल के दूसरी ओर काफी भीड़ थी, क्योंकि यहां से सिस्सू वैली का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सिस्सू वैली भी एक मशहूर आकर्षण है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता वाकई मनमोहक है। हर जगह लोग इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं और यहाँ की वादियां सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। पुल पार करने के बाद अब मैं बाईं ओर रोहतांग पास की सड़क की ओर मुड़ रहा हूँ। यहाँ से रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है, क्योंकि आगे की यात्रा हमें ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार सड़कों से होकर ले जाएगी। अब हम धीरे धीरे रोहतांग की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ सफर को और भी यादगार बना देंगे। खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम कोकसर गांव में दाखिल हो गए। कोकसर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लाहौल मंडल का एक प्रमुख गांव है। कोकसर का मतलब होता है अल्पाइन, विशाल, प्रचंड, ऊंचा और दुर्गम पहाड़ी इलाका। यह गांव रोहतांग पास से करीब 19 किलोमीटर और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हमें एक चेक पोस्ट पर रुकना पड़ा, जहाँ हमें अपने वाहन का पंजीकरण कराना पड़ा। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। कोकसर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की शांति और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ चंद्रताल से आई गेस 30 किलोमीटर पीछे, और अभी यहाँ पर एक स्तूपा था तो उसके पास मैं रुका हूँ और थोड़ी देर टांगे भी सीधी करने के लिए रुका हूँ। तो 5 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर आगे जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अभी यहाँ पर काफ़ी ठंड भी है, और उसके अलावा ठंड तो नहीं है, धूप काफ़ी अच्छी है, पर ठंडी हवाएं चल रही है। हेलो गाइस, इससे पहले हम गलत रास्ते पे चले गए थे, और वो रोहतांग पास वाला रोड था, लेकिन अब हम सही रोड पे आ गए हैं और यहाँ पर अभी थोड़ा जाम है। जब तक आप रोहतांग पास के करीब पहुंचते हैं, तब तक सड़कों की हालत काफी अच्छी लगे, लेकिन इसके बाद आपको ग्राम्फू तक कुछ चुनौतीपूर्ण सड़कों का सामना करना पड़ेगा। मनाली से काजा जाने वाली सड़क, जिसे NH 505 के नाम से जाना जाता है, स्पीति वैली के निवासियों के लिए जीवन रेखा। यह उन्हें मनाली और अन्य स्थानों से आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं से जोड़ती है। यह सड़क ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती है, जिसमें प्रसिद्ध कुंजुम पास भी शामिल है। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, पथरीली चट्टानें और बलखाती नदियों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो इस यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। यह सड़क पूरी तरह से कच्ची है और रास्ते में कई जगहों पर पानी के बहाव को पार करना पड़ेगा। कुंजुम पास से ठीक पहले बाईं ओर एक और कच्ची सड़क मिलेगी, जहां एक साइन बोर्ड चंद्रताल रोड का संकेत देगा। इस सड़क पर करीब 14 किलोमीटर चलने के बाद आप चंद्रताल पहुंच जाएंगे। रास्ते में मुझे कई जगह सड़क निर्माण कार्य होते हुए दिखा, जिसके कारण हमें 3 से 4 बार रुकना भी पड़ा। देख सकते हो मिट्टी मिट्टी हो रखी है, और अभी यहाँ से चंद्रताल अभी लगभग 50 किलोमीटर और दूर है।
कब तक पहुंचते हैं। मिट्टी मिट्टी हो रखी है और रास्ता में काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो अगर आप बुलेट या कोई नॉर्मल सी बाइक लेकर आने का सोच रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और उसके साथ एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। और अगर ऐसी बाइक पर आप आ रहे हो तो अच्छा रहेगा आप अकेले ना हो, लाइक ग्रुप में आओ। और अगर आप हिमालयन या दूसरी कोई बाइक पे आ रहे हो ऑफ रोडिंग के लिए है तो वो इट्स टेक इजी फॉर यू, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप एक साहसिक प्रेमी हो, प्रकृति के शौकीन हो या सांस्कृतिक खोजकर्ता, यह रास्ता एक अद्वितीय अनुभव का वादा करता है। हमेशा सूचित रहें, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और एक ऐसे सफर पर निकलें जो हिमालय की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरताओं को उजागर कर। यह यात्रा आपको ऐसे यादगार लम्हों से भर देगी जो आपकी जिंदगी भर याद रहेंगे। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम चाचा चाची ढाबे पर पहुंच गए। मिलिए चाचा और चाची से जो स्पीति की अनस्यूमिंग बटाल घाटी के गर्व है, बोध डोरजी और उनकी पत्नी हिशे छोमो, जिन्हें स्थानीय लोग और पर्यटक प्यार से चाचा चाची कहते हैं। बटाल में सबसे पहले पहुंचते हैं जब सर्दियों के बाद सड़कें खुलती हैं और सर्दियों की सुबह होने पर सबसे आखिर में निकलते हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बटाल एक खतरनाक क्षेत्र है जहां न नेटवर्क सिग्नल है, न पेट्रोल पंप और बहुत ही कम मानव बस्तियां हैं, सिर्फ खतरनाक रास्ते हैं। तो अभी हम हैं चाचा चाची ढाबे के पास और यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाया, राजमा चावल जो कि 150 रुपये की प्लेट है, पर वर्थ इट है बिकॉज रूट काफ़ी खराब है और काफ़ी मुश्किल है यहाँ तक सामान लेके आना। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और आगे। Let's go। सड़क निर्माण के कारण देरी होने के कारण हमने सीधे काजा जाने का फैसला किया और चंद्रताल पर वापस आते समय रुकने का सोच। इस तरह हम समय की बचत कर सकेंगे और काजा की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। चंद्रताल का नज़ारा हम बाद में देखेंगे और अभी के लिए काजा की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरकार कुंजुम पास पहुंच गए, जो भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल पहाड़ी दर्रों में से एक है। यह समुद्र तल से 551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुंजुम पास हिमालय की पूर्वी कुंजुम रेंज में स्थित है और यह लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा आमतौर पर नवंबर से मई तक भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण बंद रहता है और गर्मियों में आमतौर पर जून से सितंबर तक इसे खोल दिया जाता है। कुंजुम पास अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, घाटियों और दुर्गम परिदृश्यों के अद्भुत नज़ारों के लिए जाना जाता है। कुंजुम पास पर कुछ समय रुककर इस अद्भुत जगह का आनंद लेने के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा काजा की ओर शुरू। अब आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि हमें स्पीति घाटी के और भी शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलिए काजा की ओर बढ़ते हैं और रोमांचक लोसर खास गांव का स्वागत करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का एक छोटा सा गांव है। यह गांव स्पीति नदी के दाहिने किनारे पर लोसर और पीनो नदियों के संगम के पास स्थित है। लोसर खास काजा से 58 किलोमीटर और ग्रामफू से 78 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कुंजुमला को पार करने से पहले मनाली काजा मार्ग पर आखिरी बसा हुआ गांव है। समुद्र तल से 4090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गांव 360 हेक्टेयर में फैला है और यहाँ की आबादी केवल 242 लोगों की है। लोसर खास अपनी शांति, नदियों, पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह मठों की खोज, ट्रेकिंग या हिमालय की शांति का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। लोसर खास पहुंचने के बाद हमें एक और चेक पोस्ट मिला, जहां हमें फिर से अपने वाहन का पंजीकरण कराना पड़ा। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम खूबसूरत लोसर गांव में प्रवेश कर गए। भाई काजा और आगे यहाँ से हाँ जी, कितना दूर है? 56 किलोमीटर।
56? कितना टाइम लग जाएगा? अप्रोक्स 2 घंटा। रोड पक्का ही है कच्चा है? अच्छा ठीक है, यहाँ से 20 किलोमीटर एक तो बोर्ड है देखिए, बुरवा लाइफ साइंस, उसी में चल जाए, फिर आपको चिचिम्बली की मोनेस्ट्री भी साथ साथ में पहुँचे। फ्यूल पंप होगा कहीं पे? पेट्रोल पंप काजा भी है, काजा में ही है? काजा तो हो नहीं जाए 50 हो किलोमीटर। जाएगा। अब रोड अच्छा है, ठीक है ना। जो जानकारी हमने प्राप्त की उसके बाद हम लोसर गांव से आगे बढ़े। यह 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी के बाद हमें मिलने वाला पहला गांव था। यहाँ के लोग वाकई बहुत ही दयालु और मददगार थे, जिन्होंने हमें गर्मजोशी से स्वागत किया। इस छोटे से गांव में जो अपनापन और सादगी देखने को मिली वह सच में दिल को छू लेने वाली थी। लोसर के बाद हम हंसा गांव में पहुंच। हंसा गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति तहसील में स्थित है। यह जिला मुख्यालय काजा से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है और काजा ही हंसा गांव का उपजिला मुख्यालय है। 2009 के आंकड़ों के अनुसार लोसर हंसा गांव की ग्राम पंचायत है। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्र 251.37 हेक्टेयर है और यहाँ की कुल आबादी 209 लोगों की है, जिसमें 102 पुरुष और 107 महिलाएं शामिल है। हंसा गांव से निकलते समय मैंने थोड़ी देर रुककर आराम किया और फिर से अपनी यात्रा शुरू। आगे बढ़ते हुए हम कियाटो गांव पहुंच। कियाटो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी का एक छोटा सा गांव है। यह उन गांवों में से एक है जहां से आप किब्बर से लोसर तक की यात्रा के दौरान गुजरते हैं। यह घाटी का आखिरी गांव है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति देखने लायक है। कियाटो से काजा तक का सफर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में से एक है। यह रास्ता कच्ची और पथरीली सड़कों से होते हुए आगे बढ़ता है, जहां आपको संकरी घुमावदार सड़कें और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते मिलेंगे। रास्ते में स्पीति नदी के किनारे चलते हुए आपको घाटी के अद्भुत नज़ारे दिखाई देंगे। बर्फ से ढकी चोटियां, नदियों का शांत बहाव और दूर दूर तक फैले रेतीले और पथरीले मैदान। यहाँ की सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होती है, खासकर मोड़ों और पानी के बहाव वाली जगहों पर। लेकिन जैसे जैसे आप काजा के करीब पहुँचते हैं, वैसे वैसे घाटी की खूबसूरती और गहराई बढ़ती जाती है, जो इस यात्रा को और भी खास बनाती है। इस सफर में कई गांवों से गुजरते हुए, जैसे जुगमोतांग, पांगमो खास, हुल, हल, सुमलिंग और खुरिक, हम अंतः रंगरिक पहुंच। यहां से काजा पहुंचने के लिए हमें एक पुल पार करना पड़ता है। इन गांवों की यात्रा के दौरान हमें हिमालय की बेमिसाल सुंदरता और यहाँ के शांत वातावरण का अनुभव होता है। हर गांव अपनी अलग खासियत रखता है और यहाँ के लोगों की सादगी इस सफर को और भी यादगार बनाती है। रंगरिक से पुल पार करने के बाद काजा का मुख्य शहर नजदीक आता है और हमारे दिलों में इस सफर की रोमांचक यादें ताज़ा हो जाती है। आखिरकार मेरे सामने काजा गांव नजर आ रहा। मनाली से लंबी यात्रा के बाद जब मैं काजा पहुंचा तो मैं बहुत थका हुआ और पूरी तरह से चूर हो चुका था। यह सफर जितना रोमांचक और सुंदर था, उतना ही थकाने वाला भी। लेकिन काजा की पहली झलक ने मेरी सारी थकान को मानो छूमंतर कर दिए। अब समय है आराम करने का और इस शांतिपूर्ण गांव की खूबसूरती को महसूस करने का। काजा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित एक प्रमुख और खूबसूरत गांव है, जो समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्पीति जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। काजा अपनी सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों, प्राचीन मठों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ का वातावरण बेहद शांत और ठंडा होता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। काजा के आसपास के क्षेत्र ट्रेकिंग, बाइकिंग और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। तो गाइस फाइनली हम काजा पहुंच गए हैं और कुछ ऐसी हालत है मेरी, आप देख सकते हैं। थोड़ा प्रिपेयर्ड हो गया है और यहाँ पर पूरी ठंड भी है, तो हेलमेट थोड़ा पूरे वाले लेकर आए जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफ रोडिंग बाइक पर आए क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एंड आफ्टर अ राइड ऑफ ऑलमोस्ट 12 hours, finally we are at Kaza. I'll show you around in a while. Till then, bye bye. काजा पहुंचने के बाद मैं सीधे काजा के मुख्य बाजार में गया और एक होटल ढूंढने लगा। कुछ ही देर में हमें एक किफ़ायती और आरामदायक होटल मिल गए। वहां पहुंचकर मैंने जल्दी से शॉवर लिया और फिर 2 से 3 घंटे के लिए गहरी नींद में सो गए। लंबी यात्रा के बाद यह आराम सच में बेहद ज़रूरी था। आराम करने के बाद मैं डिनर के लिए बाहर निकला। कुछ स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मुझे फिर से ताजगी और ऊर्जा महसूस होने लगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि रात के समय यहाँ काफ़ी ठंड था। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं डिनर करके एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी पूरे काजा में, बट अभी आ गई है। सो hasta la vista for tonight. I'll be seeing you tomorrow morning. और कल ये एक और काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला दिन है, तो लेट्स सी कल का दिन कैसा जाता है। गुड नाइट। मैं सुबह लगभग 7 बजे उठा और होटल से लगभग 8 बजे बाहर निकल। सबसे पहले मैंने पेट्रोल पंप की ओर रुख किया ताकि मैं अपने वाहन में ईंधन भरवा सकूं। यहाँ की ताज़ी सुबह और ठंडी हवा ने मुझे पूरी तरह से तरोताज़ा कर दिया। अब मैं अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नई सुबह और अभी हम जाने वाले हैं कीगोम्पा, जो कि काजा का लाइक फेमस अट्रैक्शन है। और उसके बाद आज हम चीचम विलेज होते हुए फिर जाएंगे चंद्रताल। वैसे हमारा कल का प्लान था, लेकिन कल काफ़ी लेट होने की वजह से हम सीधा काजा आ गए थे। तो आज हम चंद्रताल को कवर करेंगे और उसके बाद रात में हमें मनाली पहुंचना है। तो स्टिल आज भी एक बहुत लंबा दिन होने वाला है राइडिंग का। तो आई होप सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाए। स्टे ट्यून। तो अभी हम जा रहे हैं कीगोम्पा और आधा घंटा लगा फ्यूल भरने के लिए, पर चलो अपन ने जल्दी से अपना नंबर लगवा ही लिया। तो देखते हैं अब कीगोम्पा कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं। बाय बाय। मैंने कीगोम्पा की ओर अपनी यात्रा शुरू की और उस समय मेरे मन में उत्साह था। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती और मौसम ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिए। जैसे जैसे मैं बढ़ा, मैंने खूबसूरत की गांव को पार किया, जहां से कीगोम्पा का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। यह नज़ारा अद्भुत था और मैंने सोचा कि यह यात्रा सच में एक यादगार अनुभव होने वाली है। की गांव स्पीति घाटी का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव है, जो कि कीगोम्पा के निकट स्थित है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी अनूठी संस्कृति और परंपराएं इसे एक अद्वितीय पहचान देती है।
कि गांव के निवासी मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं और यहाँ के लोग अपनी सरलता और मेहमानवाजी के लिए जाने जाते हैं। गांव में आपको बौद्ध धर्म के प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोग अपने धार्मिक पर्वों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गांव की विशेषता इसकी पारंपरिक लाहौली वास्तुकला है, जिसमें संकीर्ण गलियां, ऊंचे घर और छत पर भंडारण के लिए बनाए गए स्थान शामिल है। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों और अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों ने इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदरता यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जिससे कि गांव एक यादगार गंतव्य बन जाता है। की गोम्पा, जिसे कि मठ के नाम से भी जाना जाता है, स्पीति घाटी का एक प्रमुख बौद्ध मठ है। यह समुद्र तल से लगभग 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और की गांव के नजदीक बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्थित है। की गोम्पा का इतिहास सदियों पुराना है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। की गोम्पा एक ऐसा स्थान है जो आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। की गोम्पा की स्थापना 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध शिक्षक अतिशा के शिष्य ब्रॉमस्टोन 1008 से 1064 द्वारा की गई मानी जाती। हालांकि यह संभव है कि यह नष्ट हो चुके कादम्पा मठ का संदर्भ हो, जो नजदीकी गांव रांगरिक में स्थित था और जिसे 14वीं शताब्दी में साक्य संप्रदाय के सत्ता में आने पर नष्ट कर दिया गया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में 5वें दलाई लामा के शासन के दौरान की गोम्पा को मंगोलों द्वारा व्यापक रूप से लूट लिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद इसे गेलुक्पा संप्रदाय का एक प्रतिष्ठान बना दिया गया। 1821 में यह एक बार फिर से लद्दाख और कुल्लू के बीच युद्धों के दौरान लूट लिया गया। 1841 में डोगरा सेना के गुलाम खान और रहीम खान के अधीन इसे गंभीर नुकसान पहुंच। उसी वर्ष यह सिखों द्वारा भी हमला किया गया। 1840 के दशक में यह आग से भस्म हो गया और 1975 में एक भूकंप ने भी इसे नुकसान पहुंचाया, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य लोक निर्माण विभाग की मदद से मरम्मत किया गया। की गोम्पा की दीवारें चित्रों और भित्ति चित्रों से भरी हुई हैं, जो 14वीं शताब्दी की मठवासी वास्तुकला का उदाहरण है, जो चीनी प्रभाव के परिणामस्वरूप विकसित हो। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्रों और पुस्तकों का एक संग्रह है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां शामिल है। यह गोम्पा 3 मंजिलों में बंटा हुआ। पहली मंजिल मुख्य रूप से भूमिगत है और इसे भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। एक कमरे को तांग्यूर कहा जाता है, जिसे भित्ति चित्रों से सजाया गया। भूतल पर सुंदर सजाए गए सभा हॉल और कई भिक्षुओं के लिए कक्ष है। कि गोम्पा में सैकड़ों लामाओं को धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये गोम्पा अपने खूबसूरत भित्ति चित्रों, ठाका, धार्मिक चित्र, दुर्लभ पांडुलिपियों, स्टुको छवियों और विशिष्ट वायु वाद्य यंत्रों के लिए भी जाना जाता है। ये वाद्य यंत्र गर्मियों में गोम्पा में आयोजित चाम नृत्य के दौरान एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनते हैं। गोम्पा की एक और दिलचस्प विशेषता इसकी शस्त्रों का संग्रह है, जो शायद आक्रमणकारियों से बचाव के लिए और साथ ही उन लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया होगा। जो कि एक चर्च फौजी चरित्र का संकेत देती है कि गोम्पा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे न केवल भिक्षुओं के लिए बल्कि पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। यहाँ की भव्यता और ऐतिहासिक धरोहर बौद्ध धर्म की गहराई में जाने का अवसर प्रदान करती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो भिक्षुओं ने मुझे हर्बल चाय पीने के लिए आमंत्रित किए। यह चाय वास्तव में अद्भुत और सुपर हेल्दी थी। उसकी खुशबू और स्वाद ने मुझे तुरंत आकर्षित किए। भिक्षुओं ने इसे विशेष रूप से तैयार किया था और इसे पीते समय मुझे एक ताजगी का अनुभव हो।
इस चाय ने न केवल मेरी प्यास बुझाई बल्कि मुझे मानसिक शांति भी प्रदान। यह अनुभव उस स्थान की आध्यात्मिकता और शांति को और भी गहरा बना दिया और मैंने सोचा कि यह अनमोल पल मेरे यात्रा के यादगार क्षणों में से एक बन जाए। उसके बाद मैं मुख्य मंदिर के ऊपर गया जहां मैंने प्रार्थना। मंदिर का माहौल अत्यंत शांति और श्रद्धा से भरा हुआ था। वहां की भव्यता और सजावट ने मेरे मन को मोहित कर लिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी भावनाएं ईश्वर के सामने प्रस्तुत की। प्रार्थना करते समय मुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो मंदिर की दीवारों ने मेरे विचारों को सुन लिया। इस पल ने मुझे आंतरिक शक्ति और संतोष प्रदान किया और मैंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी बल्कि आत्मिक यात्रा भी थी। Hello guys, so right now I'm at Gompa at Spiti Valley and it is a mind-blowing experience over here. काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और एक मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड सबसे अच्छी बात है कि कोई भी वहाँ पर जाकर मेडिटेशन कर सकता है। एंड सामने मैं आपको दिखाता हूँ स्पीति वैली एंड कैसे यहाँ पर वेजिटेशंस ग्रो होती हैं एंड कैसे यहाँ के लोग लाइफ जीते हैं। इसके बाद मैंने ध्यान कक्षों में जाने का निर्णय लिए। ध्यान कक्ष में प्रवेश करते ही मुझे एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। वहां का वातावरण साधना के लिए एकदम अनुकूल था। चारों ओर सन्नाटा और ध्यान की गहराई में जाने का आमंत्रण। भाई ये है मेडिटेशन रूम से यहाँ के, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। केल की लाइट मैंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और ध्यान में बैठ गए। वहां की शांति ने मुझे मेरे विचारों से दूर कर दिया और मुझे आत्मविश्लेषण के एक नए स्तर पर पहुंचा दिए। इस अनुभव ने मेरी आत्मा को शांति और ऊर्जा से भर दिए। ध्यान के दौरान मैंने अपनी चिंताओं और तनावों को छोड़ दिया और केवल उस पल में उपस्थित रहने का प्रयास किए। यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने मेरी यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना दिए। यह अनुभव मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां मैंने न केवल गोम्पा की आंतरिक शांति को महसूस किया, बल्कि उसकी बाहरी सुंदरता को भी सराहा। अब मैं अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन कि गोम्पा की यादें मेरे साथ रहेंगी। So this was it for Kigompa. After this we are going hopefully चंद्रताल लेक एंड उससे पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं। लेट्स सी, इधर एक कैफ़े था तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं उधर क्या है। तो कैफ़े जाने के बाद हमें पता लगता है कि कैफ़े बंद है, इसलिए हम यहाँ से सीधे ही निकल जाते हैं चंद्रताल के लिए। अभी मैं चिचम गांव की सड़क पर हूँ। यह रास्ता उसी युवक द्वारा बताया गया था जिसे मैं लोसर में मिला था, और यह एक पूरी तरह से अलग जगह है। यहाँ का अनुभव भी अद्वितीय था, जहाँ मैं पहाड़ों के दृश्य का आनंद ले रहा था। चारों ओर बिखरी प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। यह यात्रा मुझे एक नई दुनिया का अनुभव करा रही है,
जहां पहाड़ों की भव्यता और प्राकृतिक शांति ने मेरे मन को पूरी तरह से भरा हुआ। इस सड़क पर आगे बढ़ते हुए मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पुलों में से एक प्रसिद्ध चिचम पुल को पार करूं। यह पुल 150 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति घाटी में स्थित है और चिचम गांव को किब्बर से जोड़ता है। (2017) में इस पुल के निर्माण से पहले स्थानीय लोग किब्बर और चिचम गांव के बीच यात्रा करने के लिए रस्सी से चलने वाले एक पुली सिस्टम का उपयोग करते थे। चिचम पुल काजा से 1 घंटे की ड्राइव पर है और इसकी कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण इसे बनाने में 15 साल लगे। यह पुल अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है और इसे तिब्बती प्रार्थना झंडों से सजाया गया। गर्मियों के दौरान काजा से चिचम पुल तक की सड़क काफी सहज होती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ की सड़कें बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, खासकर ब्लैक आइस और बर्फबारी के कारण। यदि आप बिना काजा रुके सीधे मनाली से चिचम या किब्बर पहुँचना चाहते हैं तो आप कियाटो के रास्ते से जा सकते हैं। चिचम पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक काजा से किब्बर होकर और दूसरा मनाली से कियाटो के रास्ते से चिच। पहले पुल का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण लोग कियाटो चिचम मार्ग से ही आते थे, जो काफी कठिन था। हालांकि अब इस पुल के बनने के बाद यात्रा काफी सरल और सुगम हो गई। चिचम पुल पार करने के बाद हम फिर से खूबसूरत पहाड़ों के बीच से चंद्रताल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में हर तरफ फैले खाली पथरीले पहाड़ अद्भुत दिखाई दे रहे थे। ये ऊंचे, सूने और विशाल पर्वत मानो अपनी ही एक कहानी बयां कर रहे थे। प्रकृति की इस बेजोड़ सुंदरता को देखकर मन को सुकून और आश्चर्य दोनों महसूस हो रहा था। इन पथरीली पहाड़ियों के बीच से गुजरना मानो एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। स्पीति घाटी के ये सूखे और पथरीले पहाड़ अपनी विशेष भूगोल और मौसम के कारण बने हैं। यह क्षेत्र हिमालय की बारिश की छाया में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ मॉनसून की बारिश बहुत कम होती है। इसी कारण से यह घाटी शुष्क रहती है और यहाँ की जमीन बंजर और पथरीली दिखती है। हजारों सालों में हुए प्राकृतिक क्षरण और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण ये पहाड़ इस स्वरूप में ढल गए हैं। बर्फबारी और सर्द हवाएं भी यहाँ की भूगोल को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है। नदियों और ग्लेशियरों द्वारा सतह की मिट्टी को बहा ले जाने की वजह से यहाँ की धरती पथरीली हो गई है। यही कारण है कि स्पीति घाटी के पहाड़ खाली, पथरीले और सूखे दिखाई देते हैं, जो इस क्षेत्र को एक अद्वितीय और अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करते हैं। चिचम से कियाटो गांव तक की यात्रा वास्तव में अद्वितीय और रोमांचकारी है। इस पूरे रास्ते में सड़कें संकरी हैं और कहीं-कहीं पर आपको तीखे मोड़ और ढलान भी देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा को रोमांच से भरपूर बना देते हैं। मैंने अपनी बाइक का थ्रोटल पूरी तरह से खोला और बिना रुके सड़क पर आगे बढ़ता रहा। करीब 2 घंटे की सवारी के बाद मैंने लोसर गांव को पार किया और कुंजुम दर्रे की ओर बढ़ता रहा। तेज हवा, ऊंचे पहाड़ और सूनी घाटियां इस यात्रा को और भी रोमांचक बना रही थी। रास्ते में कई बार सड़कें उबड़-खाबड़ और संकरी हो जाती थीं, लेकिन बाइक की गति बनाए रखते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ता गया। हर मोड़ पर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे थे, जो इस यात्रा को अविस्मरणीय बना रहे थे। यह यात्रा एक अनोखा अनुभव दे रही थी, जहां रोमांच और प्रकृति का मिलन हो रहा था। लोसर पार करने के बाद मैं कुंजुम दर्रे पर पहुंचा और थोड़ी देर बाद ही उसे भी पार कर लिए। यहाँ की सड़कें बहुत सूखी और धूल से भरी हुई थीं, जो इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। धूल भरी सड़क पर बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुंजुम दर्रे की ऊंचाई और उसके आसपास के नज़ारों ने इस कठिनाई को कुछ हद तक कम कर दिया। हालांकि इस उबड़-खाबड़ और सूखी सड़क के बाद जब मैं चंद्रताल की ओर जाने वाली सड़क के करीब पहुंचा, तो एक राहत का अनुभव हो। इस कठिन सफर के बावजूद मन में चंद्रताल पहुंचने का उत्साह बना रहा और यही मेरे सफर को आगे बढ़ाता रहा। सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार मैंने चंद्रताल रोड पर प्रवेश किया।
लेकिन मेरे सामने और भी चुनौतीपूर्ण रास्ता था। यह सड़क पहले से भी ज्यादा कठिन थी। तो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी चंद्रताल के रोड पे। यहाँ से 13 किलोमीटर है चंद्रताल और काजा से नॉन स्टॉप अभी आई गेस 2.5 घंटे में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और हर मोड़ पर नए रोमांच का अनुभव हो रहा था। रास्ते में कई पानी की धाराएं, वाटर क्रॉसिंग पार करनी पड़ी, जहां ठंडे और तेज बहाव वाले पानी से बाइक गुजारना बेहद चुनौतीपूर्ण था। हर एक वाटर क्रॉसिंग के बाद रास्ता और कठिन हो जाता, लेकिन चंद्रताल पहुंचने की उम्मीद मुझे आगे बढ़ाती रह। चंद्रताल, जिसे चांद का ताल भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित एक खूबसूरत झील है। यह समुद्र तल से लगभग 400-300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी अर्धचंद्राकार आकृति के कारण इसे चंद्रताल कहा जाता है। इस झील का नीला स्वच्छ पानी चारों ओर से सूखे और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एक अद्वितीय दृश्य प्रदान करता है। चंद्रताल का शांत और निर्मल वातावरण किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ का शांत पानी, खुले आसमान और दूर दूर तक फैली सूखी घाटियां एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। यह स्थान ट्रेकर्स और एडवेंचर प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सफर कठिन और रोमांचकारी होता है। चंद्रताल झील का पानी मौसम के अनुसार रंग बदलता है, कभी यह गहरे नीले रंग में दिखता है तो कभी हल्का हरा। झील के चारों ओर का क्षेत्र पूरी तरह से सूखा और बंजर है, लेकिन झील के पास हरी घास का मैदान इस वीरान भूमि में जीवन का एहसास कराता है। फाइनली गाइस, देयर इज वन लेक एंड दिस इज चंद्रताल लेक। फाइनली वी आर हियर। यह स्थान न सिर्फ अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि एक पवित्र स्थल के रूप में भी इसकी महत्ता है। चंद्रताल झील, जो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है, कई कहानियों और मिथकों से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार भगवान इंद्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के सबसे बड़े थे, को चंद्रताल से उठाया और स्वर्ग की ओर ले गया। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर एट चंद्रताल लेक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मेरे लुक को भी अवॉइड करना क्योंकि बहुत बेकार है। हाँ, मिट्टी मिट्टी हो रखी है सारी, पर जितनी आपको फ़ोन पे दिख रही है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ये लेक। और मैं ट्राई करूँगा आपको नीचे से दिखाने की, तो चलिए चलते हैं। यह घटना झील को विशेष महत्व प्रदान करती है, क्योंकि इसे एक दिव्य स्थान माना जाता है। यह झील चंद्र, चांद के देवता से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपनी सुंदरता और ठंडक को पुनः प्राप्त करने के लिए चंद्रताल में स्नान किया था। इस प्रकार झील की पवित्रता और उसकी विशेषता को और अधिक मान्यता मिलती है। एक स्पितियन लोक कथा में कहा गया है कि झील की देखभाल एक जलपरी करती है, जो अविवाहित पुरुषों से चीजें चुराती है। यह कहानी इस तरह से चलती है कि एक चरवाहे ने जलपरी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद जलपरी वहीं रह गई। चंद्रताल के आसपास एक और दिलचस्प कहानी है कि यहाँ यूएफओ देखे गए हैं। यह कहानी इसे एक रहस्यमय और आकर्षक स्थल बनाती है, जहाँ लोगों को अलौकिक अनुभवों की तलाश रहती है। चंद्रताल हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जहाँ के जल को पवित्र माना जाता है। चंद्र और भागा की कहानी है। आपने सही पढ़ा, चंद्रताल के नाम के साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है और विश्वास कीजिए, यह पूरी तरह से रोमांटिक है। तो इस कहानी के लिए अपने भावनात्मक घोड़े थोड़े संयमित रखें। चंद्रताल झील की कहानी दो प्रेमियों, चंद्र और भागा की है। चंद्र चांद के देवता की सुंदर और प्रिय पुत्री थी, जबकि भागा सूरज के देवता का उज्जवल और आकर्षक पुत्र था। दोनों एक दूसरे से गहराई से प्यार करते थे, फिर भी उनके माता पिता उनकी प्रेम कहानी को नापसंद करते थे। टूटे दिल और एक साथ बिताने की चाहत के साथ उन्होंने बारालाचाला पर भागकर शादी करने का फैसला किया, जहां वे पहली बार मिले थे। दुर्भाग्यवश चंद्र ने भागा से पहले ही तय की गई जगह पर पहुंचकर अपने प्रेमी की तलाश में उसने कुंजुम पास की यात्रा की और फिर से बारालाचाला की ओर लौट आ। जब वह टंडी पहुंची तो उसने भागा को अपनी ओर आते देख
तब उन्होंने बीच में मिलकर एक दिव्य विवाह किया, जिससे आज के चंद्रभागा नदी का जन्म हो। इसके अलावा उनके द्वारा बनाए गए झीलों को सूरज ताल और चंद्रताल के नाम से जाना जाने लगा। बस इस बार के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन और नए व्लॉग के साथ। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि मैं ऐसे चुनौतीपूर्ण यात्रा करता रहूं। सुरक्षित रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान आप सभी के साथ है और आपके साथ केवल अच्छी चीजें हो।